और बताने लगे कि अपनी निजी स्वार्थ के लिए मोदी पार्टी और संघ दोनों को बर्बाद कर देंगे। वह पांड्या के क्षेत्र अहमदाबाद के एलिस ब्रिज से चुनाव लड़ना चाहते थे। यह बीजेपी के लिए बहुत सुरक्षित सीट थी। उन्होंने कहा कि मुझे बीजेपी के किसी भी युवा के लिए यह सीट खाली करने को कहा जाए तो मैं कर दूंगा, लेकिन इस आदमी के लिए नहीं। यह बात उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए कही थी। जज ने कहा कि जांच में पूरी तरह से ढिलाई बरती गई। यह जांच आंखों पर पट्टी बांधकर की गई। हरेन पांड्या के पिता विठल भाई ने सरेआम मोदी पर अपने बेटे की हत्या का आरोप लगाते हुए बीजेपी के अंदर अगर कोई मोदी के खिलाफ मुंह खोलता है तो वह राजनीतिक या शारीरिक रूप से खत्म हो जाता है। आरएसएस से आने वाले और मीडिया में जबरदस्त पहचान रखने वाले ब्राह्मण परिवार के हरेन पांड्या गुजरात में बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी के जबरदस्त राजनीतिक कॉम्पिटिटर थे। दोनों पब्लिकली 2001 में सामने आए। यह वक्त था जब मुख्यमंत्री नियुक्त हो जाने के बाद मोदी विधानसभा में अपनी जीत के लिए सुरक्षित सीट ढूंढ रहे थे। वह पांड्या के क्षेत्र अहमदाबाद के एलिस ब्रिज से चुनाव लड़ना चाहते थे। यह बीजेपी के लिए बहुत सुरक्षित सीट थी, लेकिन हरेन पांड्या मोदी के लिए सीट छोड़ने के लिए राजी नहीं हुए और उन्होंने कहा कि मुझे बीजेपी के किसी युवा के लिए यह सीट खाली करने को कहा जाए तो मैं कर दूंगा, लेकिन इस आदमी के लिए नहीं करूंगा। यह बात उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए कही थी। फिर कुछ दिनों के बाद मोदी ने पांड्या से वह सीट छीन ली जिसका वह 15 सालों से प्रतिनिधित्व करते आए थे। बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने मोदी से ऐसा नहीं करने को कहा, लेकिन मोदी अड़े रहे। नवंबर के अंत में आरएसएस नेता मदन दास देवी मोदी से उनके आवास पर मिलने आए और उन्हें आरएसएस प्रमुख के.एस. सुदर्शन, उनके डिप्टी मोहन भागवत, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी का संदेश सुनाया। उसमें यह कहा गया कि बहस करना बंद कीजिए, चुनाव से पहले फूट मत डालिए और पांड्या को उनकी सीट वापस दे दीजिए। मदन दास देवी ने मोदी से देर रात तक बात की, लेकिन मोदी नहीं माने। राज्य के पार्टी पदाधिकारी ने बताया कि मोदी को पता था कि उन्हें संघ मुख्यालय और दिल्ली से फ़ोन आने लग जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मदन दास देवी की बात नहीं मानी थी। फिर उस रात सुबह 3 बजे नरेंद्र मोदी खिंचाव और थकान की वजह बताकर गांधीनगर सिविल अस्पताल में भर्ती हो गए। पार्टी के उस पदाधिकारी के मुताबिक पांड्या मोदी से मिलने हॉस्पिटल गए थे। हरेन पांड्या ने मोदी से कहा था कि बुज़दिलों की तरह सोने का नाटक मत कीजिए, मुझे न कहने की हिम्मत दिखाइए। मोदी हिले तक नहीं। आखिरकार आरएसएस और बीजेपी के नेताओं ने हार मान ली। मोदी 2 दिनों बाद हॉस्पिटल से निकले और पांड्या की सीट नए नेता को दे दी गई। उधर पांड्या ने दिल्ली से गुजरात तक बीजेपी और आरएसएस के हर बड़े नेता से मिलना शुरू कर दिया और बताने लगे कि अपनी निजी स्वार्थ के लिए मोदी पार्टी और संघ दोनों को बर्बाद कर देंगे। 3 महीने बाद यानी मार्च 2003 में हरेन पांड्या को पार्टी अध्यक्ष का फैक्स मिला कि उन्हें दिल्ली आना है। इसके अगले दिन जब हरेन पांड्या मॉर्निंग वॉक के लिए अहमदाबाद के लॉ गार्डन पहुंचते हैं, तब कार में बैठे हरेन पांड्या की हत्या कर दी जाती है। गुजरात पुलिस और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने दावा किया कि पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई और दुबई में स्थित अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने मिलकर हरेन पांड्या की हत्या कराई है। 12 लोगों को गिरफ्तार करके उन पर पांड्या की हत्या का आरोप लगाया गया, लेकिन 8 साल बाद 2011 सितंबर में गुजरात हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी करके मामले को खारिज कर दिया। जज ने कहा कि जांच में पूरी तरह से ढिलाई बरती गई। यह जांच आंखों पर पट्टी बांधकर की गई। हरेन पांड्या के पिता विठल भाई ने सरेआम मोदी पर अपने बेटे की हत्या का आरोप लगाते हुए इससे संबंधित एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। याचिका में मुख्यमंत्री की भूमिका की जांच किए जाने की मांग थी। हालांकि अदालत ने साक्ष्यों की कमी का हवाला देकर याचिका को खारिज कर दिया। पांड्या की हत्या एक कारवा मैगजीन की न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक गोवर्धन जड़फिया ने कहा, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मोदी ने पांड्या की हत्या कराई, लेकिन यह भी सच है कि बीजेपी के अंदर अगर कोई मोदी के खिलाफ मुंह खोलता है तो वह राजनीतिक या शारीरिक रूप से खत्म हो जाता है। थैंक यू।